हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 25 फरवरी 2025 के द हिंदू में क्या है खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे, इन पोल बाउंड बिहार मोदी इनिशिएट फंड ट्रांसफर फॉर फार्मर। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, कल मीडिया चैनल्स में हमने देखा होगा कि कल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो बिहार की विजिट पे थे, और बिहार में बाय द एंड ऑफ द ईयर इलेक्शंस आने वाले हैं। तो बहुत सारी रैलीज प्राइम मिनिस्टर मोदी की होने वाली है, बहुत सारी विजिट्स प्राइम मिनिस्टर मोदी की होने वाली है बिहार के लिए। तो जब बिहार गए तो बट ओबियसली बात है, इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन होने वाला है, तो बहुत सारी जो स्कीम्स हैं उनको इनॉग्रेट किया जाएगा, जो पुरानी स्कीम है उनको एक्सटेंड किया जाएगा। इसी रो में बहुत सारे नए अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था पीएम किसान। ठीक है, इसकी जो 19th इंस्टॉलमेंट है, 19th इंस्टॉलमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कल बिहार से ही सबमिट की, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे इनिशिएटेड द ट्रांसफर ऑफ 22,000 करोड़ इनटू द बैंक अकाउंट्स ऑफ 9.8 करोड़ फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री अंडर द पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम फ्रॉम भागलपुर इन द इलेक्शन बाउंड बिहार। ठीक है, ऑफ the beneficiaries more than 75 lakh farmers are from Bihar, where the assembly election is due in this year। ठीक है, बात करें अगर प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि की, तो इस स्कीम को 2019 में शुरू किया गया था, बट बैक डेट से शुरू किया गया था। कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। ठीक है, अनाउंस इसको 2019 में किया गया था, बट जो इंस्टॉलमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2018 से किया गया था, दिसंबर 2018 से, यानी कि बैक डेट से शुरू की गई थी, यानी कि अनाउंस बाद में हुई है। ठीक है, बट जो इंस्टॉलमेंट है वो पिछले महीनों की दी गई थी। क्या है ये पीएम किसान सम्मान निधि? देखो, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है, एक फाइनेंशियल स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसके थ्रू जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे फार्मर्स को हर साल कुछ ना कुछ एक फाइनेंशियल एड देती है। कितने रुपए तक की फाइनेंशियल एड देती है? 6,000 रुपीज की। ठीक है, और ये 6,000 रुपीज एक बार में नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, हमारे साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों को 4-4 महीनों के 3 क्वार्टर्स में बांटा गया है। तो हर 4 महीने के बाद 2,000 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट जो हमारे फार्मर्स हैं, जिनके नाम पर जमीन है, कुछ ना कुछ जमीन है ना, उनको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ठीक है, पर्पज क्या है इस स्कीम का? ठीक है, अब हमारे यहाँ पे देखो, एग्रीकल्चर एक मेजर व्यवसाय भी है। ठीक है, और एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर भी है। इंडिया की लगभग 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी भी एम्प्लॉयड है। ठीक है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग जो है बहुत कम इंडल्ज हो रहे हैं, नंबर ऑफ फार्मर्स कम होता जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। ठीक है, मैं ऐसे काम में क्यों इंडल्ज होऊंगा, है ना, जिसमें मुझे कोई प्रोडक्टिविटी ही नहीं मिलती है। ठीक है, मतलब मैं जितनी ज़्यादा कॉस्ट उसमें लगाता हूँ, इनपुट देता हूँ, उतना आउटपुट नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसी स्टेज पर फार्मर्स को सपोर्ट करने की जो स्कीम है उसी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कहा जाता है। ठीक है, ये 2,000 रुपए हर 4 महीने बाद किसानों के अकाउंट में डाले जाते हैं। ठीक है, सो दैट जो फार्मर्स हैं वो अपनी जो बेसिक एग्रीकल्चर डिमांड्स हैं, लाइक सीड्स, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, इनको पूरा कर सकें, यानी कि इन पैसों से क्या कर सकें, सीड्स खरीद सकें, इरिगेशन कर सकें, फर्टिलाइजर कर सकें, सो दैट, है ना, कम प्रोडक्टिविटी होने के बावजूद भी उन लोगों को क्या हो, ज़्यादा फायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो ये जो स्कीम है किसानों का प्रॉफिट बढ़ाने की एक स्कीम है। इस मंशा के साथ इसको शुरू किया गया था पूरे ओवरऑल इंडिया में। क्राइटेरिया क्या है? ठीक है, कोई भी फार्मर, ठीक है, जो कुछ ना कुछ जमीन होल्ड करता है, ठीक है, वो इस योजना का, वो इस स्कीम का बेनिफिशियरी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम जर्मनी। कल हमने डिस्कस किया था, मर्ज सीक्स टू
फॉर्म ए गवर्नमेंट विद जर्मनीज सेंटर लेफ्ट। हमने कल डिस्कस किया था कि जर्मनी में जो इलेक्शन है वो कंप्लीट हो गए हैं, किसके लिए? फॉर द पोस्ट ऑफ चांसलर। जैसे हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है, यहाँ पे जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट चांसलर होता है, यानी कि जो रियल पावर्स होती है, रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है, वो चांसलर के हाथों में होती है। तो यहाँ पे फॉर द पोस्ट ऑफ चांसलर इलेक्शन होते हैं, ठीक है। और 3 पार्टियां मेनली इस इलेक्शन बैटल ग्राउंड में होती हैं। CDU, सेंट्रल डेमोक्रेटिक पार्टी, है ना, इसको सेंट्रल डेमोक्रेटिक यूनियन भी बोला जाता है, ठीक है। आपकी SPD, दूसरी AFD, अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, ठीक है। ये जो पार्टी है एक माइल्ड राइट विंग पार्टी है। SPD एक प्योर लेफ्ट विंग पार्टी है और AFD एक नाजी आइडियोलॉजी वाली पार्टी है, ठीक है। तो जब इलेक्शन हुआ एंड एग्जिट पोल आने शुरू हो गए तो एग्जिट पोल्स में 28% वोट तो मिले CDU को एंड 16% वोट मिले आपकी लेफ्ट विंग SPD को एंड 20% वोट मिले जो नाजी आइडियोलॉजी वाली पार्टी है AFD इसको, ठीक है। यानी कि कुल मिला के एक हंग असेंबली यहाँ पे देखने को मिली। कोई भी जो है फुल फ्लैजेडली सरकार बनाने में यहाँ पे कैपेबल नहीं है। तो दैट इज भाई जो सबसे बड़ी पार्टी है CDU, इसके जो लीडर हैं फ्रेडरिक मर्ज, इन्होंने पॉसिबिलिटी तलाशनी शुरू कर दी कि गवर्नमेंट किसके साथ मिलकर बनाई जाए, ठीक है। तो बट ओबियस सी बात है ना, नाजी आइडियोलॉजी दुनिया में कोई भी नहीं पसंद करता। अगर पसंद भी करता है तो उसको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट कर दिया जाता है कि आप हिटलर की आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हो, है ना, आप एंटी ह्यूमन हो, एंटी ह्यूमन राइट हो, ठीक है। तो दैट इज़ भाई इस पार्टी से बहुत ज़्यादा कोई कोलिशन बनाना नहीं चाहता है। तो CDU के जो नेता हैं, लीडर हैं फ्रेडरिक मर्ज, इन्होंने कॉन्टैक्ट किया SPD से, जो अभी रिसेंटली पावर में है, जो जर्मनी के जो अभी जो चांसलर हैं जिनका नाम ओलाफ स्कॉल्ज है, वो इसी पार्टी से आते हैं, SPD से आते हैं। तो इन्हीं से कांटेक्ट किया है कि भाई आप हमारा साथ दीजिए, ठीक है, सो दैट कि मैं चांसलर बन सकूं। क्योंकि और इन्होंने इसके पीछे बहुत सारे एक्सक्यूजेज भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि देखो लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, और एक पावरफुल अल्टरनेट अगर जर्मनी को मिलेगा तो जर्मनी यूरोप में, दुनिया में स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर पाएगा खुद को। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बाद आने के बाद जो जियो पॉलिटिक्स है बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, ठीक है। ब्रेग्जिट होने के बाद, ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से बाहर होने के बाद जो यूरोप की पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। तो ऐसे में फ्रेडरिक मर्ज का कहना है कि एक स्ट्रांग चांसलर, ठीक है, स्ट्रांग जर्मनी नीड है किसकी? यूरोप की और पूरी दुनिया की। सो दैट आप हमारे साथ आइए, ठीक है, हमें सरकार बनाने का मौका दीजिए, हमें चांसलर बनने का मौका दीजिए। सो जो यूरोप में जो प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं, रशिया जो कि एग्रेसिव होता जा रहा है, ठीक है, हमारे बॉर्डर्स पे ये, ठीक है, इसके अलावा जो US डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, अपना डोमिनेंस यूरोप में जमाने की कोशिश कर रहे हैं, इस सबको कम किया जा सके, इस सबसे कोप अप किया जा सके। सो आप हमारे साथ आइए, हमें सरकार बनाने का मौका दीजिए, ठीक है। अब अगर ये पावर में आ जाते हैं विद SPD, ठीक है, तो इन्होंने जो प्रॉमिस किए हैं ना वो शायद ये फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जिस मुद्दे पर इन्हें सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं ना जर्मनी में, वो मुद्दा है इलीगल इमिग्रेशन का। ठीक है, इन्होंने बोला है कि जब मैं पावर में आऊँगा तो जितने भी इलीगल अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट हैं जो बाहर के कंट्री से आए हुए हैं, मैं उन सबको निकाल के बाहर कर दूंगा, डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे किया था, ठीक है। अगर ये SPD के साथ ये कोलिशन बनाते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि SPD क्या है ना, लेफ्ट आइडियोलॉजी वाली, लेफ्ट लीनिंग आइडियोलॉजी वाली पार्टी है। तो वो क्या करती है, इमिग्रेंट को एक्सेप्ट करती है। उन्होंने कहा कि भाई अनडॉक्यूमेंटेड भी आए हैं, है ना, तब भी किसी मजबूरी में ही आए होंगे, ठीक है, तो वो उनको लेट गो करती है। तो अगर ये इनके साथ कोलिशन बनाते हैं फ्रेडरिक मर्ज, तो इनके लिए अपना ये जो मेन इलेक्शन प्रॉमिस है वो फुलफिल करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। और अगर इस बार दोबारा से इलेक्शन में जाते हैं, मान लो कोई सरकार नहीं बना पाता, तो इनको ये डर है कि अब की बार AFD फुल मेजॉरिटी में ना आ जाए। 33% वोट चाहिए, ठीक है, और 20% ये ला ही चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या पता अब की बार जो मतलब ऐसे लोग जो इलीगल इमिग्रेशन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है, आउटसाइडर्स से, फॉरेनर्स से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो AFD को ही वोट दे दें और एक बार से फिर जो नाजी आइडियोलॉजी है ना, जो हिटलर ने जर्मनी में पैदा की थी, वो दोबारा से जर्मनी पे कब्जा कर ले,
ठीक है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि एसपीडी के साथ इनका जो कोलिशन है वो हो जाएगा, क्योंकि एसपीडी भी नहीं चाहेगी कि एक नाजी आइडियोलॉजी वाली पार्टी पावर में आए, क्योंकि देख चुके हैं कि जब नाजी आइडियोलॉजी की कोई भी पार्टी पावर में आती है, हिटलर पावर में आया था, उसने क्या किया था, पूरे पार्लियामेंट को ख़त्म कर दिया था, डिक्टेटर बन गया था, लिटरली सारे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उनको क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था, ताला लगा दिया था, प्रेसिडेंट की पोस्ट को खत्म कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। ठीक है, तो कोई भी नहीं चाहता है। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं, कौन मतलब जो फ्रेडरिक मर्ज हैं वो फाइनली चांसलर बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं। चलिए, जर्मनी की कैपिटल क्या है आप बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे। चलिए, नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम यूक्रेन। यूक्रेन सेज इन फाइनल स्टेज ऑफ टॉक्स ऑन मिनरल डील्स विद यूएस। ठीक है, तो देखो दो कंट्री हैं, बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है इनके बारे में, एक तो रशिया और एक तो यूक्रेन। ठीक है, और दोनों का डिस्कशन दुनिया में इसलिए हो रहा है कि दोनों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है पूरी दुनिया, और सबसे ज्यादा यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, मतलब इन दोनों कंट्री की इंपॉर्टेंस यहां तक है कि यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये दोनों कंट्री यूएस की गलियों में टॉक ऑफ द टाउन रहे थे। जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने बोला था जब मैं पावर में आऊँगा तो क्या करूँगा, रशिया यूक्रेन का वॉर जो है वो ख़त्म करवा दूंगा, बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यूएस को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अब पावर में आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उनके ऊपर प्रेशर है कि इस वॉर को जल्दी से ख़त्म कराया जाए। ठीक है, अब देखो वॉर ख़त्म कराने की दो सिचुएशन है, या तो दोनों को जिता दिया जाए, दोनों को जिता दिया जाए मतलब है ना, थोड़ी रशिया की टर्म एंड कंडीशन मान लो, थोड़ी यूक्रेन की टर्म एंड कंडीशन मान लो। ठीक है, बट रशिया ने ये वॉर इसलिए स्टार्ट थोड़ा नहीं की थी कि वो यूक्रेन की टर्म एंड कंडीशन मानेगा, तो रशिया तो कम से कम झुकने वाला नहीं है। ठीक है, और ये बात समझ चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप भी। ठीक है, तो किसको झुकाया जा सकता है, यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन जो वॉर लड़ रहा है ना वो अपने दम पे नहीं लड़ रहा है, वो किसके दम पे लड़ रहा है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, आपका ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, या फिर जो यूनाइटेड स्टेट है वो हो गया, है ना, ये पैसे दे रहे हैं, वेपन दे रहे हैं, और यूक्रेन क्या कर रहा है, इस वॉर को कंटिन्यू करे जा रहा है। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान ये है कि यूक्रेन को पैसे देनी बंद कर दो, वेपन देनी बंद कर दो, ये वॉर अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यूक्रेन भी अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहा है, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वो भी अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं कि सीज फायर हो जाए, बट ऐसा ना लगे कि कहीं ना कहीं यूक्रेन हार गया, है ना, यूक्रेन की पब्लिक को ऐसा नहीं लगना चाहिए, तो सब कोई अपनी ऑफरिंग दे रहा है। ठीक है, रशिया की ऑफरिंग सिर्फ इतनी है कि वॉर खत्म कर दो, अदरवाइज हम और ज़्यादा ऑफेंसिव हो जाएंगे। ठीक है, और यूक्रेन की ऑफरिंग ये है, यूएसए कह रहा है कि आप देखो इस वॉर को कंटिन्यू रहने दो या फिर हमारी टर्म एंड कंडीशन पे खत्म कराओ। ठीक है, तो यूएस कह रहा है कि भाई बदले में क्या, तो इन्होंने ऑफर कर दिए हैं अपने मिनरल रिसोर्सेज, बहुत सारे मिनरल रेयर अर्थ मटेरियल भी यहाँ पे यूक्रेन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक डील की तरफ बढ़ रहे हैं रशिया यूक्रेन, जिसमें जो यूक्रेन है वो टोटल कंट्रोल देने जा रहा है अपने मिनरल रिसोर्सेज का, किसको, यूएस को। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि अब इन नेगोशिएशंस में थोड़ा सा डेडलॉक आ गया है। क्या, क्यों आ गया ये डेडलॉक, क्योंकि यूक्रेन के प्रेसिडेंट का कहना है कि भाई हम मिनरल रिसोर्सेज तो दे रहे हैं आपको, ठीक है, बट आप हमें सिक्योरिटी गारंटी तो दे दो, सिक्योरिटी गारंटी तो दे दो। ठीक है, तो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि देखो अब इस डील में भी हमें क्या नजर आ रहा है, लॉस नजर आ रहा है, क्योंकि हम तो क्या कर रहे हैं, अपने मिनरल रिसोर्सेज दे रहे हैं, हम तो कमिटमेंट दिखा रहे हैं यूएस के साथ एंगेज करने की, बट यूएस हमें सिक्योरिटी गारंटी की कमिटमेंट नहीं दिखा रहा है, यूएस से हमें कोई भी जो श्योर शॉर्ट सिक्योरिटी गारंटी है वो नहीं मिल रही है। ठीक है, इस पर डोनाल्ड ट्रंप का, जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, वो उनका कहना है कि देखो भाई सिक्योरिटी गारंटी तो आप भूल ही जाओ, ठीक है, और मिनरल रिसोर्सेज आपको देने पड़ेंगे। तो यूक्रेन कहता है कि भाई क्यों देने पड़ेंगे, है ना, कि कोई कॉलोनियल एरा चल रही है जो हम आपको अपने मिनरल रिसोर्सेज दे दें। उन्होंने कहा नहीं, आप पर बहुत सारा पैसा पिछले 3 सालों में यूएसए ने खर्च किया है जो बाइडन के टाइम पे। ठीक है, इस पैसे को वापस कौन करेगा, इस पैसे को आप ही वापस करोगे, सो दैट, है ना, आपको मिनरल रिसोर्सेज आप दे रहे हो, हम पे एहसान नहीं कर रहे हो, आप भरपाई कर रहे हो, जो खर्चा आपने पिछले 3 सालों में इस रशिया यूक्रेन वॉर में हमारा कराया है उसका कंपनसेशन है ये। देखो यहाँ पे ये कह भी रहे हैं, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज डिमांडेड दैट यूक्रेन गिव एक्सेस टू रेयर मिनरल्स टू कॉम्पनसेट फॉर द वॉर टाइम एड कीव रिसीव्ड अंडर जो बाइडन। उनका जो बाइडन के टाइम पे जो आपने एड रिसीव की थी, है ना, जो हमसे पैसे वगैरह लिए थे, वेपन वगैरह लिए थे, उसका कॉम्पनसेशन है ये। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या निकल के आता है, मोस्ट प्रोबेबली, है ना, वही सॉल्यूशन है
है ना। रशिया टर्म एंड कंडीशन पे नहीं झुकेगा, जितना उसने एरिया कब्जा लिया वो रशिया का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। एंड जो यूक्रेन है, जेलेंस्की चले जाएंगे और कोई रशिया का पपेट वहाँ पे बिठा दिया जाएगा। प्रोबेबली दिस कुड बी ए सॉल्यूशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूज। सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम डिफेंस सेक्टर। आवर एम इज टू रीच डिफेंस एक्सपोर्ट वर्थ 50,000 करोड़ बाई 2019 सेज राजनाथ सिंह, ठीक है। तो अभी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, ये गए IIT मंडी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो वहां पर एक कॉन्फ्रेंस को ये एड्रेस कर रहे थे और इन्होंने बताया कि कैसे जो डिफेंस सेक्टर है, किसी भी कंट्री का जो डिफेंस सेक्टर है, वो ना सिर्फ उस कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रांग करता है, ठीक है, बल्कि वहां की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, उसमें भी बहुत लंबा चौड़ा पार्टिसिपेशन करता है। इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि देखो कैसे रशिया, ठीक है, पिछले 3 सालों से वॉर लड़ रहा है, ठीक है। पूरे यूक्रेन ने उस पर सैंक्शन लगाए हुए हैं, पूरे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने उस पर सैंक्शन लगाए हुए हैं, लगभग आधी से ज़्यादा दुनिया ने उस पर सैंक्शन लगाए हुए हैं, बट अभी भी स्टिल, है ना, द कंट्री इज फाइटिंग जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स डिफेंस एक्सपोर्ट। क्या बेचते हैं ये लोग? कुछ नहीं है इनके पास बेचने के लिए, ठीक है। नहीं ऐसी कोई एग्रीकल्चर करते हैं, नहीं ऐसे इनके यहाँ पे कोई मिनरल होते हैं, ठीक है। ले दे के इनके पास एक ही चीज़ है, इनकी डिफेंस इंडस्ट्री। वर्ल्ड क्लास वेपन बनाते हैं ये लोग, और जिनको बेच के ये क्या कर रहे हैं यूक्रेन के साथ, इवन आप कह सकते हो कि पूरे यूरोप के साथ, क्योंकि पूरा यूरोप और यूएसए सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, तो पूरे यूरोप और पूरे यूक्रेन के साथ वॉर लड़ रहे हैं। तो हमें अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इन्होंने एड्रेस करते हुए जो IIT मंडी के स्टूडेंट हैं उनको कहा कि आप इनोवेशन में इंडल्ज होइए, ठीक है, सो दैट कि हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो बूस्ट करे, वहाँ पे नए नए मतलब इनोवेशन हो, सो दैट हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो बूस्ट हो, और हमारी नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ क्या है, हमारा जो इकोनॉमिक है ना, जो हमारा इकोनॉमिक ऑरा है, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बढ़ती चली जाए, ठीक है। और इन्होंने टारगेट रखा है, ठीक है, कि हम 2029 तक 2029 तक अपना डिफेंस एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ रुपीस तक पहुंचा देंगे, ठीक है। और इन्होंने ये बोला है कि अभी फिलहाल करंट सिचुएशन को बताते हुए इन्होंने बोला है कि अभी हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 23,000 करोड़ है, तो 2029 तक 50,000 करोड़ इज नॉट ए बिग टास्क, है ना। और वो भी तब जब इंडिया अपनी ज़रूरत के 88% वेपन खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा है, यानी कि 12% बस हम बाहर से परचेज कर रहे हैं, ठीक है, 12% कंपोनेंट बाहर से परचेज कर रहे हैं, बाकी जो 88% जो मटेरियल है डिफेंस इक्विपमेंट के लिए वो इंडिया खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज। फ्रांस इंडिया रिज्यूम FTA नेगोशिएशन। क्या है FTA नेगोशिएशन? दोबारा से स्टार्ट हो गए इंडिया UK के बीच में। तो इंडिया के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, पीयूष गोयल, उन्होंने अभी होस्ट किया है UK के ट्रेड मिनिस्टर को। UK के जो ट्रेड सेक्रेटरी हैं वो अभी हमारे इंडिया आए हुए हैं। क्या नाम है इनका? जोनाथन रेनॉल्ट, ठीक है, इंडिया में है अभी, ठीक है। तो इंडिया UK दोनों मिलकर FTA डिस्कस कर रहे हैं। क्या है FTA? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एक ऐसा एग्रीमेंट होता है दो कंट्रीज के बीच में, जिसमें दो कंट्रीज, है ना, विदाउट एनी कस्टम ड्यूटी, विदाउट एनी टैरिफ, ठीक है, एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं। मतलब अगर इंडिया और UK के बीच में ये FTA हो जाता है तो इंडिया से जो एक्सपोर्ट किए जाएंगे प्रोडक्ट UK में, उन पर UK कोई भी ड्यूटी नहीं लगाएगा, कोई भी टैरिफ नहीं लगाएगा, और UK से जो इंडिया में प्रोडक्ट आएंगे उन पर इंडिया कोई ड्यूटी या टैरिफ नहीं लगाएगा। इस तरह से एक तरह का क्या होगा? फ्री ट्रेड होगा। इसी को फ्री ट्रेड कहते हैं ना। रेस्ट्रिक्ट ट्रेड क्या होता है? जब टैरिफ लगा देते हो आप उन पर, ड्यूटीज लगा देते हो, है ना। डायरेक्टली हम मना नहीं कर सकते एज पर द WTO नॉर्म, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म, हम मना नहीं कर सकते किसी को कि हम नहीं परचेज कर रहे हैं आपसे, ठीक है। हम कैसे रेस्ट्रिक्ट करते हैं ट्रेड को? टैरिफ लगा के, टैरिफ बढ़ा दो, प्राइस बढ़ जाएंगे, यहाँ पे हमारे यहाँ पे डिमांड कम हो जाएगी उसकी। सो इन्हीं टैरिफ्स को खत्म करना, इन्हीं ड्यूटीज को खत्म करना क्या कहलाता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहलाता है। तो इंडिया को भी FTA की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप अब USA में आ गए हैं एज ए प्रेसिडेंट। तो
बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है, हम कोई टैरिफ नहीं लगाते हैं, हम भी इंडिया पे टैरिफ लगाएंगे। तो इंडिया को ये डर है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडियन प्रोडक्ट पे कहीं टैरिफ ना लगा दें। तो ऐसे में इंडियन प्रोडक्ट पे अगर टैरिफ लगेगा यूएसए में, तो इंडियन प्रोडक्ट जो है इनकॉम्पिटेंट हो जाएंगे, यूएसए में महंगे हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए इंडिया एक मार्केट चाहता है, और ये मार्केट उसने देखा यूके में। सेम यूके है ना, यूके को भी ये फियर है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं उनके प्रोडक्ट पे भी टैरिफ ना लगा दें। दैट इज वाई यूके और इंडिया दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पीएम नेम्स सेलिब्रिटीज टू एड हैफ्ट ऑफ बैटल अगेंस्ट ओबिसिटी। बहुत बात की है, कल मन की बात में भी प्राइम मिनिस्टर ने ओबिसिटी के बारे में बात की। क्या है ये ओबिसिटी? ओबिसिटी को हम जनरली हम देखते हैं मोटापा। ठीक है, लोग अननेसेसरी मोटे होते जा रहे हैं, अननेसेसरी फैट गेन करते जा रहे हैं, है ना। एक मोटापा होता है, एक हेल्दी होना होता है कि लाइक, है ना, कि आपकी बॉडी में क्या है ना, पावर है, स्ट्रेंथ है। ठीक है, बट मोटापा क्या होता है कि बस शरीर आपका बढ़ता जा रहा है, बट आपके शरीर में वो स्ट्रेंथ नहीं है जो होनी चाहिए एज पर योर बॉडी साइज। ठीक है, तो इसी को ओबिसिटी बोला जाता है। और ये ओबिसिटी हो कैसे रही है लोगों को? बहुत ज़्यादा फास्ट फूड कंज्यूम करने से, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑयल कंज्यूम करने से, ऑयली फूड कंज्यूम करने से। ठीक है, अब इस ओबेसिटी के बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। इस ओबेसिटी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लाइक हाइपरटेंशन, कैंसर, हार्ट फेल, हार्ट रिलेटेड इश्यूज होती हैं। तो इस तरह की गंभीर बीमारियां इस ओबेसिटी की वजह से होती हैं, थायराइड वगैरह 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 इससे होती हैं। तो दैट इज़ वाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देखो, ऐसे ही नहीं हम 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे। एक डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए हमें एक हेल्दी कंट्री चाहिए, एक हेल्दी इंडिया चाहिए टू बिकम ए विकसित भारत। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अभी जो सबसे बड़ा कंसर्न है हेल्थ के सेक्टर में वो है ओबेसिटी, क्योंकि ओबेसिटी से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। हाइपरटेंशन हमने डिस्कस किया, हमने कैंसर डिस्कस किया, हमने हार्ट फेल डिस्कस किया। तो हमें सबसे पहले ओबेसिटी से कोप अप करने की जरूरत है। सो दैट इज भाई इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया है, एक ट्वीट किया जिसमें इन्होंने 10 लोगों को 10 से 12 लोगों को टैग किया, और इन्होंने कहा, उन लोगों को कहा कि आप भी आगे 10 लोगों को टैग कीजिए, एंड एक चेन बनाते हैं, एक अवेयरनेस चेन बनाते हैं जिससे इस ओबेसिटी को कम किया जा सके। इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लोगों से ये रिक्वेस्ट की कि आप जो अपना कंजम्पशन है ना एडिबल ऑयल का, उसको 10% तक कम कर दें, क्योंकि एडिबल ऑयल ही इस ओबेसिटी का जनक है। ठीक है, मदर ऑफ फादर ऑफ, है ना, ओबेसिटी इज एडिबल ऑयल। तो 10% तक कम करने का है। किस किस को इन्होंने टैग किया है? आनंद महिंद्रा, ठीक है, इसके अलावा नंदन नीलकेणी जो IT एंटरप्रेन्योर हैं, इसके अलावा इन्होंने जो एक्टर, साउथ के एक एक्टर है मोहनलाल, उनको टैग किया। इसके अलावा इन्होंने श्रेया घोषाल जो बहुत बड़ी सिंगर हैं उनको टैग किया। मीराबाई चानू जो वेट लिफ्टर हैं, मनु भाकर को इन्होंने टैग किया। R माधवन को इन्होंने इसके लिए डेजिग्नेट किया है। इसके अलावा जो भोजपुरी एक्टर पॉलिटिशियन दिनेश लाल यादव निरहुआ, ठीक है, और जो ऑथर पॉलिटिशियन सुधा मूर्ति ना, जो इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति की वाइफ हैं, उनको टैग किया, और इनको बोला कि आगे 10 लोगों को और भी टैग करो, सो दैट कि इसके बारे में अवेयरनेस बने। ठीक है, चलो, यूक्रेन वॉर विल ओनली हॉल्ट विद डील दैट सूट मॉस्को। देखो, सीधे सीधे कहना शुरू कर दिया है रशिया ने कि भाई अब यूक्रेन वॉर तभी स्टॉप होगी जब रशिया की टर्म एंड कंडीशन पे बात होगी। ठीक है, रशिया की टर्म एंड कंडीशन पे जब बात करेंगे तभी क्या होगा, है ना, जो वॉर है यूक्रेन के साथ वो क्या होगी, डिसकंटिन्यू होगी, खत्म होगी। रशिया सेड ऑन मंडे इट वाज रेडी फॉर टॉक्स ऑन द 3-year-old वॉर इन यूक्रेन बट वुड ओनली स्टॉप फाइटिंग व्हेन पीस सेटलमेंट सूट मॉस्को। ठीक है, तो रशिया अब झुकने वाला नहीं है। हमने पहले भी डिस्कस किया है, पहले वाली न्यूज में भी डिस्कस किया, रशिया अपनी टर्म एंड कंडीशन पे ही इसको नेगोशिएट करने वाला है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। चलिए, रेजिडेंट अटैक बांग्लादेश एयरबेस, सोल्जर ओपन फायर। ठीक है, तो बांग्लादेश में कल बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा कुछ हुआ, एक झूठ सा लग रहा है ये। ठीक है, इनका कहना है, इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, कि इनके रेजिडेंस ने इनके एयरबेस को अटैक कर दिया, और बहुत नुकसान बताया जा रहा है। बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट है, आर्मी है, वो नुकसान नहीं बता रही है। ठीक है, बट बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ है, आग वगैरह लगाई गई है, कुछ 1-2 फाइटर जेट को भी वहाँ पे नुकसान पहुँचा है। ठीक है, तो इन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि जो हुआ ये था कि एक रेजिडेंट जा रहा था वहाँ से,
एयरबेस स्टेशन के पास से, ठीक है, विदाउट हेलमेट जा रहा था, सोल्जर ने उसको रोका एंड सोल्जर से उसकी बहस हो गई, वो 200 लोगों को लेके आ गया और लोगों ने अटैक कर दिया, ठीक है। इतना इतना पॉसिबल, मतलब इतना, मतलब आपको लगता है कि इतना पॉसिबल होगा कि 200 लोग आके एयरबेस स्टेशन में हमला कर देते हैं? हमारे इंडिया में तो नहीं होता कभी भी ऐसे, ठीक है। बोला ऐसा जा रहा है कि ये जो अटैक था किसने किया था? अराकान आर्मी ने, ठीक है। और जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है वो इसको छिपा रही है। क्या, कौन है ये अराकान आर्मी? अराकान आर्मी म्यांमार से रिलेटेड आर्मी है और इनका जो रिलीजन है बेसिकली बुद्धिस्ट है और ये एक बुद्धिस्ट स्टेट बनाना चाहते हैं, ठीक है। किस एरिया को मिला के? जो अराकान, म्यांमार का अराकान वाला एरिया है, अराकान वाला एरिया, और जो सदर्न बांग्लादेश है, बिल्कुल सदर्न, जो बे ऑफ बंगाल से लगता हुआ, इस एरिया को मिला के एक क्या बनाना चाहते हैं? एक बुद्धिस्ट स्टेट बनाना चाहते हैं। तो मतलब खबर आ रही थी कि जो बांग्लादेश की एयरफोर्स है वो एयर स्ट्राइक कर सकती है अराकान आर्मी से। इसी को प्रिवेंट करने के लिए अराकान आर्मी ने ये जो अटैक है एयरबेस पे कंडक्ट किया है। बाकी सच्चाई क्या है वो थोड़े दिनों बाद पता चलेगी, अगर है ना कोई बांग्लादेश का कोई ऑफिशियल इस बारे में खुल के बताता है तो, ठीक है। चलिए, तो आज के द हिंदू में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल यानी कि 26 फरवरी के द हिंदू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।